जब हम दुनिया को अपना वो आदर्शवादी रूप दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया है, इस समाज ने समझाया है, और ऐसा करने के लिए हम वास्तविकता को छुपाते हैं, अपनी भावनाओं को मारते हैं, तो उसका हमारे मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है? आइए सुनते हैं सुधा जी द्वारा लिखी इस सच्ची कहानी। बहुत साल पहले की बात है। सुधा जी एक कंपनी में काम करती थी और उसके एक प्रोजेक्ट का वो नेतृत्व कर रही थी। उनकी टीम में ज्यादातर शादीशुदा औरतें थीं, जिनका पारिवारिक स्तर करीब करीब एक सा था। उन्हें काम करने के लिए एक बड़ा सा हॉल मिला था। उस हॉल में एक ग्लास का केबिन बना था जिसमें सुधा जी बैठती थीं और बाकी औरतें केबिन के बाहर हॉल में बैठती थीं। ये औरतें बड़ी बातूनी थीं। अपने घर गृहस्थी की कहानियां एक दूसरे को इतनी ऊंची आवाज में सुनाती थीं कि केबिन के अंदर से भी सुधा जी इन्हें अच्छी तरह सुन पाती थी। इनके पास हमेशा अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कोई ना कोई शिकायत रहती थी, पर इन सभी में से सिर्फ एक औरत, जिसका नाम नीता था, हमेशा अपने ससुराल वालों के लिए अच्छा बोलती। जब नीला कहती कि उसकी सास से उसका बहुत झगड़ा होता है, वो उसे बहुत परेशान करती है, तो नीता कहती कि मेरी सास तो मेरी माँ के समान है। जब कुसुम कहती कि मेरी ननद मुझसे बहुत जलती है, तो नीता कहती मेरी ननद तो मेरी बहन की तरह है, हम सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जब गीता कहती कि मेरे पति को तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो नीता कहती मेरे पति को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो मुझे ही आता है। एक दिन नीता प्यारी सी गुलाबी साड़ी पहनकर ऑफिस आई। सब ने उसकी बहुत तारीफ की। सुधा जी ने पूछा, कहाँ से खरीदी? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? नीता ने शर्माते हुए कहा, जी मैडम, ये साड़ी मेरे हस्बैंड की तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। जब सारी औरतें घर और ऑफिस का काम एक साथ संभालने की परेशानियां सुनाती, तब नीता बताती कि कैसे उसके पति उसकी किचन में हेल्प करते हैं और उसके ससुर उसके बच्चों का होमवर्क कराने में मदद करते हैं। सब कहते नीता की फैमिली परफेक्ट फैमिली है, चांद में दाग है, पर नीता के परिवार में कोई परेशानी नहीं है। प्रोजेक्ट खत्म हुआ और सभी औरतें अपने अपने रास्ते चली गई। कई साल बीत गए। एक दिन नीता ने सुधा जी को कॉल किया। इतने साल बाद सुधा जी को नीता को पहचानने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि उसकी आवाज़ फ़ोन पर बहुत धीमी थी और उसकी आवाज़ में दुख और परेशानी साफ झलक रही थी। वो सुधा जी से मिलना चाहती थी और नियत समय पर वो सुधा जी से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। इतने साल बाद नीता का हाल देखकर सुधा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, मगर नीता को देखकर ऐसा लग रहा था वो सीधे युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुंच गई है। उसके बाल पक चुके थे और वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। उसे अपने साथ की किसी औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुधा जी ने उसे बताया कि वो नीला जो अपनी सास से बहुत झगड़ा करती थी, अपने पति के साथ अकेले रहने चली गई थी। उसी नीला ने बुढ़ापे में अपनी बीमार सास की देखभाल की। वो कुसुम जिसकी ननद उससे बहुत जलती थी, उसी कुसुम ने मुसीबत पड़ने पर अपनी ननद की मदद की। अब गीता के हस्बैंड को उम्र के साथ इतना गुस्सा नहीं आता। इन सभी ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों और मुसीबतों को बड़ी साहस के साथ उठाया। पर नीता, तुम्हारी जिंदगी में तो कोई परेशानी ही नहीं थी, अब तुम कैसी हो? ये सुनते ही नीता का दुख उसकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। उसने बताना शुरू किया, मैडम, मैं बहुत सालों से डिप्रेशन से जूझ रही हूँ। साइकेट्रिस्ट से इलाज चल रहा है। मेरी जिंदगी में भी बहुत समस्याएं थी, बस मैं कभी उनके बारे में बात नहीं कर पाई। मेरी सास और नंद तो बाकियों से भी बुरी थी और मेरा पति हमेशा उन्हीं की साइड लेता था। मैं भी बाकियों की तरह अपनी कहानी सुनाना चाहती थी, पर मेरी अपनी माँ ने पब्लिक के सामने ससुराल की बुराई ना करने की सख्त हिदायत दी थी। उसने मुझसे कहा था कि घर में जो कुछ भी हो रहा हो, सबके सामने हंसते हुए जाओ। मैं हमेशा खुश होने का नाटक करती रही। मैडम, बहुत लंबे समय से मुझे डिप्रेशन के दौरे आते हैं और मेरे साइकेट्रिस्ट ने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी बातें किसी ऐसे इंसान से शेयर करूं जिसकी वास्तव में मैं इज्जत करती हूं, तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिले, और इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। आपको याद है वो गुलाबी साड़ी? वो कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं था। मेरे पति ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। किसी ने घर के कामों में मेरी कोई मदद नहीं की। मेरी जिंदगी भी बाकी औरतों की तरह थी, बस वो सब अपनी बात कह लेती थी और मैं खुश होने का नाटक करती रही, वो दिखाने की कोशिश करती रही जो नहीं था।
जब भी मैंने अपने डिप्रेशन के बारे में लोगों से बात करनी चाहिए तो उनका साथ मिलने के बजाय मुझे कठोर कमेंट सुनने को मिले। उम्मीद है आप समझ सकती हैं कि आज मैं यहाँ आपको सिर्फ सच बताने आई हूँ। ये सब सुनकर सुधा जी अवाक रह गईं। उन्होंने नीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तो अब जब तुम समझ चुकी हो कि जो तुम कर रही थी वो सही नहीं था, तो जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और खुश रहने की कोशिश करो। मुझे भी ये सिखाया गया था कि परेशानी के वक्त उन खूबियों को गिनने की कोशिश करो जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में मिली है। और यही वो सीख थी जो हर मुश्किल समय में मुझे शक्ति देती थी। सबके कुछ ना कुछ भेद होते हैं, सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। परेशानी तो तब होती है जब हम उन कमियों, उन समस्याओं को समझते नहीं हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं होते। हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम अपनी समस्याओं और कमियों को समझकर अपनी खूबियों से उन्हें दूर करने का प्रयास करें। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।